हेलो एवरीवन। करंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड कॉस्ट के बारे में, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड, जिसके अंदर 4 स्टेप थे: क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, है ना। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन एंड कलेक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। करंट वीडियो में हमने डिस्कस करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड के बारे में। नाउ द क्वेश्चन रेज कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों करें। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ना। देखिए, हमने क्या किया था, ओवरहेड को क्लासिफाई कर लिया था, उनको कोड दे दिए थे और उनको कलेक्ट कर लिया था। इन द सेंस आपको ये पता चल गया कि कौन सा ओवरहेड हुआ है और कितने रुपए का हुआ है। लेकिन ओवरहेड आप मार्केट में सेल नहीं करते हो, है ना। तो आप मार्केट में प्रोडक्ट सेल करते हो, और प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट अर्न करते हो कॉस्ट कैलकुलेट करके, है ना। तो आपको प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का पता होना चाहिए, और आपको पता है कि कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आती है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वही क्या होती है, हमारी ओवरहेड होती है ना। ताकि आप प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पता कर पाओ, एक प्रोडक्ट के ऊपर टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है, तो आपको उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ओवरहेड मान लीजिए आपका हुआ है स्टेशनरी का। स्टेशनरी के टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं आपके 500 रुपए। अब स्टेशनरी आपने एक प्रोडक्ट पे तो यूज नहीं की होगी, आपने 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट जितने हम प्रोडक्ट बना रहे हैं सबके ऊपर यूज की होगी। तो जो 500 रुपए का एक्सपेंस है आपने ए के लिए भी किया है, उसमें बी का भी हिस्सा है, उसमें सी का भी हिस्सा है। तो यू शुड नो कि 500 में ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, 100 150 कैसे है इनका हिस्सा, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो आप ये कैलकुलेट करते हो कि टोटल ओवरहेड के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट का, अलग अलग कॉस्ट सेंटर का कितना पोर्शन कैरी करते हैं, उसको आप क्या कहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं, है ना। कि ओवरहेड आप एलोकेट कर रहे हो टू द कॉस्ट सेंटर के अंदर, टू द प्रोडक्ट सेंटर के अंदर, और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ही ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। इसके डिफरेंट प्रोसेसेस है, वो हम करंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट मेथड्स है कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स आपको उनका पता होना चाहिए, दैट इज एलोकेशन, अपोर्शन और अब्जॉर्प्शन। एलोकेशन का मतलब क्या है कि ओवरहेड आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हुए हैं तो आप उसको एलोकेट कर दो उस प्रोडक्ट के ऊपर, जो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, ये ओवरहेड इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना। जैसे कि प्लांट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा हो गया, तो आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्लस कर दोगे, वहां ट्रांसफर कर दोगे, एलोकेट कर दोगे। अगर आपने डिलीवरी वैन के चार्जेस पे किए हैं तो यू नो कि वो सेल्स डिपार्टमेंट का एक्सपेंसिस है, तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दोगे, है ना। अगर हमने कोई स्टेशनरी के एक्सपेंसिस पे किए हैं या डायरेक्टर को फीस पे की है, तो उस तरह से आपको पता है कि ये कहाँ के एक्सपेंसिस है। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे तो वो कहाँ चले जाएंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। इस तरह जिन एक्सपेंसेस को, जिन ओवरहेड को आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको वहां एलोकेट कर देते हो, है ना। उसके बाद है अपोर्शन। अपोर्शन का मतलब होता है कुछ बेस के ऊपर कुछ हिस्सा एलोकेट करना। कैसे होगा, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई एक्सपेंसेस आपने किया होगा, वो मोर देन वन डिपार्टमेंट्स के लिए, मोर देन वन को सेंटर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। हमने ट्रांसपोर्ट के अंदर एक ट्रक मंगवाया, उस ट्रक को हमने क्या किया, 3,000 रुपए का रेंट पे किया, है ना। तो उस ट्रक को सामान लाने के लिए रेंट पे किया गया। अब ये 3,000 रुपए हमने, उसमें कितने प्रोडक्ट थे मान लेते हैं, उसमें 3 टाइप के प्रोडक्ट थे, ए बी एंड सी। तो 3,000 रुपए खर्चे तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर हुए होंगे, है ना। तो अब इस 3,000 को आप सिंपल एक प्रोडक्ट में तो एलोकेट नहीं कर सकते, आपको ये तीनों प्रोडक्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जो आप डिवाइड कर रहे हो, कुछ बेस यूज करके डिवाइड करोगे, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मटेरियल वेट को यूज कर रहे हो कि ए का जो वेट था 1,000 किलो था, बी का वेट 1,000 किलो था, सी का वेट 1,000 किलो था। तीनों का वेट इक्वल है, तो 1:1 की रेशियो में 3,000 को आप डिवाइड कर दोगे, तो तीनों प्रोडक्ट के अंदर आप 1,000 और 1,000 रुपए प्लस कर दोगे। तो इस चीज को आप क्या कहोगे, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कहोगे। लास्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ ऑब्जर्व करना, है ना, कि अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। मान लीजिए आपके पास 2 प्रोडक्ट है, एक ए प्रोडक्ट है और एक बी प्रोडक्ट है। जब आप ए के ओवरहेड को ए की कॉस्ट में प्लस कर देते हो, बी के ओवरहेड को बी की कॉस्ट में प्लस कर देते हो, मतलब ए प्रोडक्ट अपने से रिलेटेड ओवरहेड को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, अपनी कॉस्ट में प्लस कर लिया, बी ओवरहेड ने बी से रिलेटेड जो ओवरहेड थे उन्होंने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड कहते हैं।
तो आपको तीनों कंसेप्ट समझ में आ गई होगी, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड पढ़ रहे हैं, तो ये दो तरह से हो सकता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बिल्कुल फर्स्ट स्टेप जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, कि जितने भी आपके पास ओवरहेड हुए हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आप एलोकेट कर देते हो। सभी डिपार्टमेंट इन द सेंस कि आप उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी एलोकेट कर रहे हो और उन ओवरहेड को आप सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी एलोकेट कर रहे हो। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब में आप एलोकेट कर देते हो यूजिंग सम बेस, जो उनका बेस रहता है ना। तो वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि प्राइमरी के बाद, मतलब एक बार एलोकेट करने के बाद जब आप ओवरहेड को दोबारा एलोकेट कर रहे हो तो उसे आप क्या कहते हो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। जैसे कि थोड़ा सा हम समझे तो प्राइमरी में आपने क्या किया, ओवरहेड को प्रोडक्शन में एलोकेट किया और सर्विस में एलोकेट किया। और आपको पता है कि अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप अपनी सर्विस सेल नहीं करते वहां पे, है ना। तो ऐसे में सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं, जैसे कि अगर मान लो आप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिजनेस में यूज कर रहे हो उस माल को इधर से उधर कैरी करने के लिए, तो आप कस्टमर से ये नहीं कहोगे कि हमें सर्विस के खर्चे दो, आप प्रोडक्शन से चार्ज करोगे ना। तो सर्विस को मार्केट में सेल नहीं कर रहे, तो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में प्लस करना होता है। इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड होते हैं, आपको उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट के अंदर, या यू कैन से कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर आपने उन्हें प्लस करने होते हैं प्रोडक्शन को। तो एक बार आपने ओवरहेड को प्रोडक्शन और सर्विस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद सेकेंडली सर्विस के जो खर्चे हैं उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। मतलब फर्स्ट होने के बाद आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। जो हमने पढ़ा है कि कुछ बेस पे करना पड़ता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को, वो बेस क्या हो सकते हैं, वो बेस डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्सपेंस के ऊपर, ओवरहेड के ऊपर। अलग अलग ओवरहेड के लिए अलग अलग बेस होते हैं, जो हमने कुछ बेस स्पेसिफिकली हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। जैसे कि वैल्यू ऑफ स्टोर की बात करूँ, अगर आपके स्टोर से रिलेटेड कोई खर्चे, स्टोर एक्सपेंसिस है, तो उनको आप वैल्यू ऑफ स्टोर के हिसाब से एलोकेट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास जो स्टोर एक्सपेंसिस है, मान लीजिए 10,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ है, उसमें दो तरह के प्रोडक्ट आप रख रहे हो, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट रख रहे हो। ए प्रोडक्ट वेट कैरी करता है मान लीजिए 6 लाख रुपए का, और बी प्रोडक्ट के जो स्टोर वेट कैरी करते हैं 4 लाख रुपए के। मतलब 6 लाख रुपए का माल ए का है और 4 लाख रुपए का माल बी का है। तो 10,000 रुपए को आप वैल्यू ऑफ स्टोर 6:4 के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ए के एक्सपेंस आ जाएंगे 6,000 और बी के एक्सपेंस आ जाएंगे 4,000। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नंबर ऑफ वर्कर एक बेस हो सकता है, लाइक आपके जो इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, या फिर कैंटीन के खर्चे होते हैं, उनके लिए आप ये वाला बेस यूज कर सकते हो। अगर कैंटीन के खर्चे मान लीजिए हुए हैं 1,000 रुपये, कैंटीन का एक्सपेंस हुआ है, आपके पास दो प्रोडक्ट थे, ए प्रोडक्ट है और एक बी प्रोडक्ट है। ए के अंदर आपकी 6 लेबर काम कर रही है, बी के अंदर आपकी 4 लेबर काम कर रही है। तो आप इस 1,000 को ए और बी के अंदर 6:4 की रेशियो में डिवाइड कर सकते हो। तो 600 रुपये ए का आ जाएगा और 400 रुपये बी का आ जाएगा। टेक्निकल एस्टिमेट एक बेस हो सकता है। टेक्निकल एस्टिमेट बेसिकली जैसे कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, वहां पे आप वोट देखोगे कि कितने वोट यूज होते हैं। जैसे कि अगर हम रेंट पे भी लेते हैं तो सब मीटर लगाते हैं, है ना। तो वहां से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस लगा होगा। फ्लोर एरिया ले सकते हो। फ्लोर एरिया बेसिकली रेंट वगैरह की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो वहां पे हम फ्लोर एरिया लेते हैं, कि कोई पर्टिकुलर मशीन की हम बात करें, मशीन के ऊपर फैक्ट्री रेंट का कितना पोर्शन करें, मशीन ने फैक्ट्री में कितना स्पेस लिया हुआ है। अगर उसने हाफ स्पेस लिया हुआ है, अगर आप फैक्ट्री रेंट 10,000 रुपये पे कर रहे हो, मशीन ने हाफ स्पेस लिया है, तो आप मशीन के ऊपर कितना रेंट ऐड कर दोगे, 5,000 रुपये रेंट ऐड कर दोगे। मेटीरियल वेट, मेटल वेट में लाइक ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस अभी हमने डिस्कस किए थे, तो वो मेटल वेट के हिसाब से एलोकेट हो सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस हुए होंगे, वो भी आप मेटल वेट के हिसाब से एलोकेट कर सकते हो। प्लांट वैल्यू की बात करें तो डेप्रिसिएशन वगैरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली वो प्लांट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको प्लांट वैल्यू में आप एलोकेट कर सकते हो। एक्चुअल्स मतलब जो एक्चुअली जितने एक्सपेंस हुए हैं, इसमें कोई बेस की जरूरत नहीं होती। बेसिकली जो कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस होते हैं आपके, लाइक लुब्रिकेंट ऑयल्स वगैरह होती है, उनके लिए आप क्या यूज करते हो, एक्चुअल यूज करते हो। इस तरह से आप अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग बेस यूज कर सकते हो। ठीक है। बाकी और जो एक्सपेंसेस होंगे उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके नेचर को स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या बेस यूज किया जाना चाहिए। द बेस इज नॉट फिक्स,
ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के हिसाब से भी चेंज हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज री अपोर्शनमेंट, मतलब एक बार अपोर्शन होने के बाद आप दोबारा से जब उनको डिवाइड करते हो क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक बार आपने फर्स्ट अपोर्शन कर दिया जब ओवरहेड को आपने प्रोडक्ट और सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था, उसके बाद आप सेकेंडरी अपोर्शन करोगे जब सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को आप प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के ओवरहेड में डिवाइड करोगे। इसके अलग अलग मेथड्स हैं। उससे पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसमें 4 प्रिंसिपल है। फर्स्ट वन है आपका यूटिलिटी प्रिंसिपल, मतलब आप ये देखोगे कि सर्विस डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज है अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने कितनी कितनी यूज की है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस की, है ना, तो ये भी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हो गई। अगर आफ्टर सेल सर्विसेज के ऊपर आपका एक्सपेंस हुआ है 10,000 रुपए, तो और आपके पास दो डिपार्टमेंट्स है, ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ए डिपार्टमेंट ने कितनी सर्विस यूज की है, बी डिपार्टमेंट ने कितनी सर्विस यूज की है। मान लेते हैं ये जो 10,000 रुपये खर्च है वो 10 सर्विस के लिए यूज हुआ है ना, एक सर्विस में 1,000 रुपये एक्सपेंस लग गया। और ए डिपार्टमेंट में कितनी सर्विस हुई है, मान लीजिए 6 सर्विसेज हुई है, बी में हमारी 4 सर्विस हुई है, तो ए का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये हो जाएगा, बी का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये हो जाएगा, है ना। तो यूटिलिटी देखा है कि किस डिपार्टमेंट ने कितनी सर्विस यूज की है। उसके बाद है सर्वे प्रिंसिपल। सर्वे प्रिंसिपल में क्या होगा, आपको सर्वे करना पड़ेगा। बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब एक एक्सपेंस एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हम मैं लेबर की बात करती हूँ, मैंने लेबर को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट लेबर पेमेंट की है, कितने रुपए की पेमेंट की है, 1,000 रुपए की पेमेंट की है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसने ये 1,000 रुपए जो हमने पेमेंट की है कितने घंटों के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हम उसको 100 रुपीज पर हावर देते हैं, 10 घंटों के हमने उसको 1,000 रुपए पेमेंट की है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इस 10 घंटों में उसने कौन कौन से प्रोडक्ट पे काम किया है। हम उससे पूछेंगे उसके जॉब कार्ड के थ्रू कि उसने ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट में काम किया है। ए प्रोडक्ट के ऊपर उसने मान लीजिए 4 घंटे लगाए हैं, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर भी उसने 4 घंटे लगाए हैं, तीसरे प्रोडक्ट के ऊपर उसने 2 घंटे लगाए। तो आपने सर्वे कर लिया कि कहाँ उसने कितना कितना काम किया है। तो आप इस 1,000 रुपए को 4:2 की रेशियो में डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद है आपका एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कहाँ कितना एक्सपेंस हुआ, इसमें हम प्रोडक्ट की एबिलिटी चेक करते हैं। एबिलिटी का मतलब है कि प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं। जो प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा उसके अंदर हम ओवरहेड का हिस्सा ज्यादा कर देते हैं, जो प्रोडक्ट कम प्रॉफिटेबल होगा उसके अंदर हम प्रोडक्ट का हिस्सा कम ऐड करेंगे। बेसिकली जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हो, अभी मार्केट में चला नहीं चला अभी नहीं पता उसका, तो उसकी ज्यादा कॉस्ट शो करनी ठीक नहीं है। तो एज दैट, क्योंकि प्रॉफिट्स कम दिखेंगे, तो इन दैट सिचुएशन जो हमारे पास पुराना प्रोडक्ट है मार्केट में चल रहा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ओवरहेड ज्यादा एलोकेट करेंगे। और जो हमारा नया प्रोडक्ट है अभी मार्केट में नया है, अभी सेल शुरू नहीं हुई है, उनके अंदर हम क्या कर देंगे, ओवरहेड का हिस्सा कम करेंगे। तो आप एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। एफिशिएंसी प्रिंसिपल, मतलब आप यहाँ पे एफिशिएंसी लेवल को चेक करते हो कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, एफिशिएंटली हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन बजट सेट करते हैं। प्रोडक्शन बजट मतलब किसी प्रोडक्ट का, ए प्रोडक्ट का पर्टिकुलर मंथ के अंदर मान लीजिए हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो ये हमने प्रोडक्शन बजट सेट कर दिया। साथ ही प्रोडक्शन बजट के साथ साथ आप ओवरहेड का बजट भी सेट करते हो, है ना। तो आप ये देखोगे कि क्या जो आपका एक्चुअल हुआ है प्रोडक्शन, वो आपके प्रोडक्शन बजट से ज़्यादा है। प्रोडक्शन बजट से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने क्या किया है, एफिशिएंसी से काम किया है। तो एफिशिएंसी से काम किया है तो जो ओवरहेड बजट रहता है आपको कम रख सकते हो, मतलब इनकी जो पर यूनिट ओवरहेड की कॉस्ट रहती है पर यूनिट, वो आप कम ले सकते हो, मतलब एफिशिएंसी को देखोगे यहाँ पे। उसके बाद है आपका मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मेथड्स क्या रहेंगे, अपोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अपोर्शन टू सर्विस एज वेल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब आप क्या कर सकते हो, जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसको सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, दो तरह के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए और बी, और दो तरह के सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 एंड S2। आप क्या कर सकते मेथड के अंदर, S1 को प्रोडक्ट ए के अंदर एलोकेट कर दो और S1 को प्रोडक्ट बी के अंदर एलोकेट कर दो और S2 को प्रोडक्ट बी के अंदर एलोकेट कर दो, है ना। तो इस तरह से S1 और S2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इनकी कॉस्ट पता चल जाएगी। सेकेंडली कि आप क्या कर सकते हो कि सर्विस एज वेल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए आपके पास वही है, दो प्रोडक्ट है ए और बी, यू हैव टू डिपार्टमेंट S1 एंड S2। इसमें जब S1 की जो सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं S2 ने भी यूज की होगी, या हो सकता है S2 की सर्विसेज कहीं ना कहीं S1 में भी यूज हुई होगी, है ना।
तो ऐसे में आप क्या करोगे, S1 को A के अंदर भी करोगे, B के अंदर भी करोगे और S1 को S2 के अंदर भी करोगे। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी आप एलोकेट कर रहे हो एक सर्विस डिपार्टमेंट को दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में, साथ के साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी कर रहे हो। सेम एज इट इज S2 को भी आप A के अंदर करोगे, B के अंदर करोगे और S1 के अंदर भी करोगे। इस तरह से आप एलोकेट करोगे प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, और फिर उनका हम कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे नेट सर्विस डिपार्टमेंट को आप नील करोगे, है ना। फर्स्ट वाला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्विस डिपार्टमेंट को हमने एलोकेट कर दिया, प्रोडक्शन की कॉस्ट बच गई। मेन आता है यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जब हम सर्विस में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोडक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब एक सर्विस को दूसरे सर्विस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगेन दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट रेज हो जाता है। तो ऐसे में कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। इसके हमारे पास दो मेथड्स हो गए, डिसेंडिंग और इंटर डिपार्टमेंट। इंटर डिपार्टमेंट के फर्दर तीन मेथड्स है, सिमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। इन सभी मेथड्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल अपॉर्शनमेंट। इसके अंदर आप क्या करते हो, जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको हम धीरे धीरे करके डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी। बेसिकली सबसे पहले वो सर्विस डिपार्टमेंट आपका एलोकेट होगा जो ज्यादा वेट कैरी करता है ना। ज्यादा वेट कैरी करने का मतलब ये नहीं है कि भाई उसका वेट ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज कर रहे हो उसको आप पहले डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि ये नील हो जाए, फिर हम दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को उठाएंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट इट विद एन एग्जांपल। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई है, तीन हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है, टाइम कीपिंग, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, है ना। उनके जो ओवरहेड आपने ऑलरेडी एलोकेट किए हुए, मतलब दिस इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया हुआ है 15,000, 11,000, 8,000, 10,000 और 6,000, है ना। एम्प्लॉय के नंबर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे पास है, स्टोर रिक्विजिशन हमारे पास है और मशीन हॉर हमारे पास हम कर रहे हैं डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल अपॉर्शनमेंट, मतलब जो ये डिपार्टमेंट्स के खर्चे आपको उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अब यहाँ पे पहले ये देखिए कि टाइम कीपिंग के लिए दीज आर द थ्री बेसिस, इन तीनों में से कौन सा बेस यूज करेंगे, स्टोर के लिए कौन सा बेस यूज होगा और मेंटेनेंस के लिए कौन सा बेस यूज होगा। पहले आप ये देखिए, टाइम कीपिंग के लिए एम्प्लॉय नंबर, स्टोर रिक्विजिशन, मशीन हॉर में से कौन सा बेस बेस्ट रहेगा। थिंक अबाउट इट कि टाइम रख रहे हो तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की बात रहेगी, तो इसके लिए जो बेस रहेगा वो कौन सा रहेगा, एम्प्लॉय नंबर रहेगा, है ना। स्टोर की मैं बात करूँ सीधा ही है, स्टोर रिक्विजिशन रहेगा, स्टोर के लिए जो रहेगा स्टोर रिक्विजिशन, और मेंटेनेंस के लिए मशीन हॉर, क्योंकि मेंटेनेंस बेसिकली मशीन हॉर के ऊपर डिपेंड करती है ना। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों में कौन सा ऐसा एक्सपेंस है, कौन सा ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट है जो ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं एम्प्लॉय नंबर की, एम्प्लॉय नंबर देखिए एक्स में भी है, एम्प्लॉय नंबर वाई में भी है, टाइम कीपिंग में भी है, स्टोर डिपार्टमेंट में भी है और मेंटेनेंस में भी है, मतलब टाइम कीपिंग सबके डिपार्टमेंट्स में यूज हो रहा है। स्टोर की अगर हम बात करें, स्टोर एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है, टाइम कीपिंग में नहीं है, खुद स्टोर में भी नहीं है और मेंटेनेंस में हो रहा है। मतलब स्टोर आपका तीन जगह यूज हो रहा है, तीन डिपार्टमेंट्स में यूज हो रहा है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं, वो सिर्फ एक्स और वाई के अंदर हो रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो टाइम कीपिंग है वो फर्स्ट वेट कैरी करता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, टाइम कीपिंग को एलोकेट करना चाहिए। उसके बाद सेकंड वेट कैरी कर रहा है स्टोर डिपार्टमेंट, फिर आप स्टोर डिपार्टमेंट को एलोकेट करोगे। उसके बाद थर्ड वेट कौन सा कैरी कर रहा है आपका, मेंटेनेंस, तो आप मेंटेनेंस को एलोकेट करोगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। एक्स वाई, टाइम कीपिंग, स्टोर एंड मेंटेनेंस, इनके एक्सपेंसेस हमने लिख लिए, जो हमें यहाँ ओवरहेड दिए हुए 15,000, 11,000, 8,000, 10,000 और 6,000, वो हमने ओवरहेड लिख लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम कीपिंग की। टाइम कीपिंग को किस में डिवाइड करना है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर कितना है 800, 600, 320, 400 और 200, तो इसको इस रेशियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टाइम कीपिंग को, है ना। तो इसकी अगर आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितनी आएगी आपके पास, 80, 60, 32, 40 and 20, that is 20, 15, 8, 10 and 5। तो इसको इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसमें टाइम कीपिंग के अंदर टाइम कीपिंग की रेशियो आपने नहीं लेनी है, तो 20:15:10:5, शॉर्ट और भी कर सकते हैं 4:3:2:1। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे। टाइम कीपिंग के कितने एक्सपेंसेस अपने पास, 8,000 रुपये है,
8,000 रुपये टाइम कीपिंग में से आपने नील कर दिया, तो इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो गया 4:3:2:1, मतलब 10 हो गए। तो 4/10 करोगे 8,000 का 4/10 करोगे, सॉर्ट आउट करोगे तो आपका आ गया 3,200 रुपीज। ये एक्स में चले जाएंगे टाइम कीपिंग के। वाई में अगर मैं बात करूं 8,000 का 3/10 चला जाएगा 2,400, वाई में चला जाएगा। टाइम कीपिंग में 0, स्टोर में कितना रेशियो है इसका 2, क्योंकि टाइम कीपिंग को टाइम कीपिंग में आप डिवाइड नहीं करोगे, तो स्टोर में चला जाएगा 8,000 का 2/10 दैट इज 1,600 रुपीज। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ चला जाएगा आपका 8,000 का 1/10 दैट इज 800 रुपीज। तो अब आप इनको टोटल कर लो, 15,000 प्लस 3,200 18,200। वाई का हो जाएगा 11,000 प्लस 2,400 दैट इज 13,000। स्टोर की बात करें 11,600, मेंटेनेंस में होगा 6,800। सेकेंडली हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टोर डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्टोर के लिए कौन सा बेस यूज करोगे, स्टोर इक्विजिशन, इसका क्या है 480, 400 और 120, मतलब इसको करोगे तो 12:10:3 है ना। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 12:10:3 में, प्रोडक्शन एक्स, प्रोडक्शन वाई और मेंटेनेंस के अंदर, है ना। स्टोर क्या हो जाएगा आपका नील, 11,600 यहाँ से माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिए स्टोर के 10,000 रुपये नहीं करने आपने, जो अब 11,600 आए हैं, मतलब टाइम कीपिंग को स्टोर में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका जो ये बैलेंस आया है 11,600, आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो स्टोर कीपिंग आपका 0 हो गया। और एक्स के आपके पास टोटल एक्सपेंसेस अभी तक के आ गए हैं, वाई के टोटल एक्सपेंसेस आ गए और मेंटेनेंस के टोटल एक्सपेंसेस 8,000। तो मेंटेनेंस के टोटल एक्सपेंसेस 8,192 आ गए। अब लास्ट आपका मेंटेनेंस बचे, मेंटेनेंस को मशीन हॉर में डिवाइड करोगे दैट इज 30,000 एंड 20,000 दैट इज 3:2। जो खर्चे में आपके 8,192, उसको 3:2 के अंदर आप डिवाइड कर दो एक्स एंड वाई के अंदर, और मेंटेनेंस में से क्या हो जाएगा आपका नील हो जाएगा, 8,192 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो टोटल आपका एक्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस आएंगे 2,863। इसके अंदर आपका जो ओरिजिनल था 15,000 प्लस टाइम कीपिंग, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस के अंदर जो टोटल एक्स का हिस्सा था, वो टोटल करने के बाद आपके पास एक्सपेंसेस निकल के आते 28,683, मतलब 15,000 तो इसमें ओरिजिनल जो एलोकेट हुए थे, बाकी जो डिफरेंस है 13,683 का, वो क्या है टाइम, स्टोर और मेंटेनेंस से आया है। प्रोडक्शन की हम बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई के अंदर 121,317 टोटल ओवरहेड हो चुका है, जिसमें 11,000 का जो ओवरहेड था वो स्टार्टिंग का था, बाकी लगभग 10,000 का जो ओवरहेड है वो तीनों सर्विस डिपार्टमेंट का ऐड हुआ है ना। अगर आप इनके टोटल की भी बात करें तो इनका टोटल करके देखो कितना आता है, दैट विल बी 50,000। तो 50,000 दिस इज द टोटल ओवरहेड, जिसमें 11,000 प्लस 15,000 दैट इज 26, 8, 34, 44 एंड 50। तो जो टोटल डिपार्टमेंट्स, पांचों डिपार्टमेंट का ओवरहेड था 50,000, वो अब आपने दो डिपार्टमेंट्स के अंदर एलोकेट कर दिया है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल अपॉर्शनमेंट, जिसमें आप क्या करते हो सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक एक करके एलोकेट करते हो। जो सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा डिपार्टमेंट्स के अंदर वेट कैरी करता है उसको पहले एलोकेट करो। सेकेंडली हम बात करते हैं इसके सेकेंड मेथड के बारे में, दैट इज इंटर डिपार्टमेंटल या रेसिप्रोकल बेसिस या सिमुल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन के थ्रू हम टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट के, फिर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करेंगे। कैसे करते हैं, लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव प्रोडक्शन ए डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है और आपके पास सी है। तीन तरह के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है आर और एन है। इनके जो ओवरहेड हम ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं, ए के 1,800 रुपए है, बी के 1,700 रुपए है, सी के 1,500 है, आर के 234 और 300 रुपए है। फिर हमारे पास बेस है, आर के लिए आपके पास ये बेस रहेगा 20% ए में जाएगा, 40% बी में जाएगा, 30% सी में जाएगा और 10% इसका हिस्सा एन मतलब सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा। सेम एज इट इज एन की बात करें 40% ए, 20% बी, 20% सी में जाएगा और 20% का हिस्सा सर्विस डिपार्टमेंट आर में जाएगा। मतलब आर सर्विस डिपार्टमेंट का हिस्सा एन में यूज हो रहा है और एन सर्विस डिपार्टमेंट का हिस्सा आर में यूज हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि इक्वेशन के थ्रू आपको कैलकुलेट करना है कि आर का जो हिस्सा 234 है, लेकिन इसके बाद इसमें एन का भी तो हिस्सा आएगा ना, एन सर्विस डिपार्टमेंट का। तो आर में 234 प्लस एन का हिस्सा मिला के टोटल कितने ओवरहेड बनते हैं, मतलब आर के टोटल ओवरहेड कितने हैं जिसमें दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस भी आपने इंक्लूड किए हुए हैं।
सेम एज इट इज आपको देखना पड़ेगा एन जो सर्विस डिपार्टमेंट है इसके हमें टोटल ओवरहेड दिए हुए 300 है ना, लेकिन इसके बाद इसमें आर के भी ओवरहेड आएंगे जो आर डिपार्टमेंट के हैं, तो आपको देखना है कि 300 प्लस आर के ओवरहेड ऐड कर दे तो कितने टोटल ओवरहेड आपके एन के बनेंगे। तो इसके लिए आप इक्वेशन करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आर के जो टोटल ओवरहेड है कितने हैं, एक्स मान के चलते हैं, और एन के टोटल ओवरहेड कितने हो गए, वाई। एक सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड एक्स हो गए और एक सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड कितने हो गए, वाई हो गए। तो एक्स के ओवरहेड क्या इक्वेशन बनेगी, ये क्या कहता है कि 234 तो आर के है ही, मतलब 234 प्लस 20% ऑफ एन है, एन के जो टोटल ओवरहेड होंगे, तो एन के टोटल ओवरहेड है वाई, वाई का 20% करोगे तो 0.2 वाई। एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x इक्वल टू 2340 प्लस 2y। एक्स वाई को एक साइड कर लें तो 10x माइनस 2y इक्वल टू 2340। होप सो इक्वेशन आप लोगों को सोल्व करनी आती है। उसके बाद हम बात करते हैं y की, जो y के जो टोटल ओवरहेड है दैट इज n के हमारे पास 300 तो है ही, प्लस 10% ऑफ r भी करना है आपको, तो 300 तो हो गया। r के टोटल ओवरहेड कितने हैं, x। रिमेंबर 234 इज नॉट द टोटल ओवरहेड, ये सिर्फ r के खर्चे जो एलोकेट हुए थे, इसमें n ओवरहेड वाले हिस्से इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए टोटल ओवरहेड कितने रहेंगे, x रहेंगे। तो x का आपने 10% कर दिया तो आपकी इक्वेशन बन चुकी है। इसको हम सॉल्व करते हैं, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डेसिमल खत्म हो जाए, तो 10y इक्वल टू 3000 प्लस x को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो माइनस एक्स प्लस 10y इक्वल टू 3000। तो यू हैव दीज टू इक्वेशन। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 10x माइनस 2y इक्वल टू 2340। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस 10x प्लस 100y, तो 10y इंटू 10 किया आपने 100 आ गया, प्लस 3000 इंटू 10 करोगे कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, x टू x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 98y इक्वल टू 32340। डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 330। इसका मतलब है y मतलब n, तो n के जो टोटल ओवरहेड है कितने, 330 है। 300 तो हमारे जो ऑलरेडी एलोकेटेड है, और 30 रुपीज के जो ओवरहेड है वो r से n में आएंगे, ठीक है। इस तरह हम y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, यहाँ y की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 300। तो मतलब r के टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 300 हो गए, जो r के ऑलरेडी 234 प्लस n में जो इसका हिस्सा है वो मिलाकर, है ना। तो आप देख सकते हो टोटल ओवरहेड ऑफ r इज 300, टोटल ओवरहेड ऑफ n इज 330। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ओवरहेड को, आर और एन के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोडक्शन ए, प्रोडक्शन बी और प्रोडक्शन सी के अंदर। ऑलरेडी जो इनके ओवरहेड है दैट इज 1800, 1700 और 1500 दिए हुए, ये हमने लिख लिया है। अब हम देते हैं आर का कितना हिस्सा है। आर के टोटल ओवरहेड 234 नहीं है, आर के टोटल ओवरहेड है 300, है ना। तो 300 में टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 20%, 40% और 30%, कितना हो गया अपना 90%। 10% तो इसका एन में गया ना, तो 300 का 90% दैट इज 270 इज फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना। 270 को आप इस रेशियो के अंदर परसेंटेज नहीं करनी है, आपने रेशियो करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि परसेंटेज तो यहाँ पे आके कंप्लीट होती है 10% एन का इंक्लूड करके, बट हम अब एन का इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो 2:4:3 की रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे तो ए का कितना आएगा, 60। कैसे आएगा, 270 इंटू 2 डिवाइड बाई 6389, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 60 आ जाएगा। सेम एज इट इज बी का निकाल लोगे 120, और सेम एज इट इज सी का निकाल लोगे 90 रुपीज। उसके बाद हम एन की बात करते हैं, एन के टोटल ओवरहेड है हमारे पास 330। एन के कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, 40 प्लस 20 60 प्लस 20 कितना हो गया 80%। तो 330 का 80% करोगे तो आप क्या निकल के आएगा, 264 निकल के आएगा। 264 को 4:2:2 या यू कैन से 2:1:1 की रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे। अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, कैसे आएगा, 264 इंटू 4, ए डिपार्टमेंट है, ए का हिस्सा कितना है 4, इनको प्लस करें 8, तो डिवाइड बाई 8 कर दोगे, तो आप इसको सॉर्ट आउट करो कितना निकल के आएगा आपका 132। इस तरह बी का निकालोगे, इस तरह आप सी का निकालोगे, ए के आप टोटल एक्सपेंसेस निकालोगे 1860 प्लस 132, तो 1992 हो जाएगा। सेम एज इट इज बी के टोटल एक्सपेंसेस, सेम एज इट इज सी के टोटल एक्सपेंसेस।
तो सिमिल्टेनियस इक्वेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा, जिसमें आप इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस के बाद आप टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं, उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करते हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट मेथड रहेगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट को पहले एलोकेट करते हो, फिर दूसरे को एलोकेट करते हो, सभी डिपार्टमेंट्स में इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट भी, फिर पहले वाले को एलोकेट करते हो, फिर दूसरे वाले को एलोकेट करते हो। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, तब तक चलेगा जब तक सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस जीरो या फिर नेग्लिजिबल, मतलब पैसों के अंदर 50 पैसे 30 पैसे इस तरह से नहीं हो जाते हैं। कैसे होगा, लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन हमारा वही है, हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और हमारे पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। ऑलरेडी एलोकेटेड आपके पास ओवरहेड है और इनका हमने रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कोई इक्वेशन नहीं बनानी, आपको सिंपल करना है। आप किसी एक से शुरुआत करेंगे, या तो आर से या एन से। कोशिश हम यही करते हैं कि जो अपना सर्विस ओवरहेड ज्यादा है हम पहले उससे शुरू करें। जैसे आर के 234 है, एन के 300 है, तो हम सबसे पहले हम एन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 300 को किस रेशियो में करेंगे, एन की रेशियो में। 4:2:2:2 इस परसेंटेज की रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपका निकल आएगा ये परसेंटेज रेशियो। आपको कैलकुलेट करनी आती होगी। जैसे कि एक मैं बता देती हूँ, 300 इंटू ए का कितना शेयर है, ए फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो फर्स्ट इसका शेयर होगा, इंटू 4 डिवाइड बाई 4 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 120 आ जाएगा। सेम 60 बी का, सी का और आर का निकाल लेंगे, एन का क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब इनका आप टोटल करो, टोटल कितना आता है। ए डिपार्टमेंट का टोटल हो गया आपका 1920, बी का हो गया 1760, सी का हो गया 1560, आर का हो गया आपका 294, 234 + 60 और एन हो गया 0। इनके सर्विस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आर डिपार्टमेंट के बाद 340 कंसीडर नहीं करोगे। अब हमने जो लास्ट कैलकुलेट किया 294, दिस इज द सर्विस ओवरहेड ऑफ आर नाउ, है ना। तो 294 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करोगे, इस रेशियो के अंदर करोगे। 20%, 40%, 30% और 10%। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, सी एंड एन डिपार्टमेंट के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अपने पास 294 के एक्सपेंसेस है। ए का कितना शेयर है, 2 डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 10। इसको सॉर्ट आउट करो, 59 आ जाएगा ए के लिए। एज इट इज बी का, एज इट इज सी का निकाल लेंगे और एज इट इज एन का निकाल लेंगे और आर हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो वहाँ -294 कर देंगे। तो इसमें देखिए सर्विस डिपार्टमेंट एन पहले हमारा नील हो चुका था, लेकिन अब दोबारा से इसमें हिस्सा निकल के आया, मतलब आर में इसका कुछ हिस्सा था वो अब निकल के आया है। या अब हमारे पास क्या है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है जिसमें आर हमारे पास नील है लेकिन एन में कुछ शेयर है। तो अब आप एन को दोबारा से एलोकेट करोगे, जो हमने यहाँ प्रोसेस किया था उसी के हिसाब से, है ना। तो एन का हिस्सा कितना है, वही 4 2 2 2, है ना। तो एन डिपार्टमेंट को 29 रुपीज को आप 4:2:2:2 में एलोकेट करोगे। वही 29 इंटू ए का हिस्सा है 4 डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो आपका 11 रुपीज निकल आएगा। इसी तरह बी का, सी का अब दोबारा से आर में आ जाएगा, इसका हिस्सा 6 रुपए और एन नील हो जाएगा। अब हम टोटल कर लेते हैं। टोटल के बाद अब हम आर को एलोकेट करेंगे। आर का शेयर यही रहेगा जो हमारा पहले था, 2:4:3:1। ये आप इसकी रेशियो से भी निकाल सकते हो, है ना। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यहाँ पे आर का 0, अगर आप एन का हिस्सा भी निकालोगे ना, 60 पैसे के राउंड आएगा, मतलब ये नेग्लिजिबल है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो एन को आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया, है ना। तो इस तरह से आपका सर्विस डिपार्टमेंट आर भी 0 हो गया और आपका एन भी 0 हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो अपने सी डिपार्टमेंट है उसका एक्सपेंसेस निकल आएंगे 1656, और आपके पास बी डिपार्टमेंट है 1886 रुपए इसके निकल आएंगे, और आपके पास ए डिपार्टमेंट है 1992 रुपए निकल आएंगे। तो इस तरह से आप इनके टोटल डिपार्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब पहले आपने आर को सब में डिस्ट्रीब्यूट किया इंक्लूडिंग एन, फिर आपने एन को सब में डिस्ट्रीब्यूट किया इंक्लूडिंग आर। ये प्रोसेस चलता रहा, कब तक चलता रहा, जब तक दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपकी 0 या नेग्लिजिबल नहीं हो गए। तो आपको बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस पता चल गए हैं। तो आपका ये है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लास्ट मेथड है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें क्या किया था आपने, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को हर बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट किया, सर्विस में भी किया, फिर दोबारा से दूसरे वाले को भी प्रोडक्शन में भी किया, सर्विस में भी किया। तो एक थोड़ा सा कम्बरसम, थोड़ा सा कैलकुलेटिव काम हो जाता है। ट्रायल एंड एरर में इस प्रोसेस को थोड़ा सा अलग किया गया है।
है ना। ये मतलब इसमें हम क्या करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को आपस में सर्विस डिपार्टमेंट में ही एलोकेट करते हैं। इस तरह से एलोकेट करते रहेंगे जैसे हमारे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है, आर डिपार्टमेंट है और एन डिपार्टमेंट है। आप क्या करोगे, आर को एन में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे रेशियो के हिसाब से, एन को आर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे रेशियो के हिसाब से। ये तब तक करते रहोगे जब तक वे नील या जीरो नहीं हो जाते, है ना। फिर आपको यहाँ से टोटल ओवरहेड का उनका पता चल जाएगा। कैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं आर के टोटल ओवरहेड है 234, एन के ओवरहेड है 300। तो आप पहले क्या करोगे, एन को आर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एन के ओवरहेड में आर का कितना हिस्सा है 20%, तो 300 ओवरहेड है एन के, आर में 20% है, तो 300 का आप 20% करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास 60 रुपीज। वो आपने आर में एलोकेट कर दिया, तो आर के टोटल ओवरहेड आ गए 294 और एन के क्या हो गए 0। अब आपने क्या करना है, आर के ओवरहेड को एन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 294 यहाँ से नील हो गए। इसका आर में कितना हिस्सा है एन का, देखो दिस इज 10%, तो आप क्या करोगे 294 का 10% करोगे, एन के अंदर एलोकेट हो जाएगा, दैट इज 29 रुपीज। हो गया। अब टोटल अगर हम करते हैं, आर के हो गए 0, एन के हो गए 29, दोबारा से हो गए ना, ये हमें खत्म करने हैं, है ना, तो दोबारा से वही प्रोसेस करते हैं। अब एन में आर का कितना हिस्सा है 20%, तो 29 का 20% हमने कर दिया, कितना आ गया अपना 6 रुपीज, तो 6 रुपीज हमने आर में ट्रांसफर कर दिया और एन का क्या हो गया 0। तो उसके बाद हम टोटल करते हैं, आर का हो गया 6 रुपए और एन का हमारे पास 0 है, तो आर में एन का कितना हिस्सा है, अब आर को आप एन में ट्रांसफर कर दो। 10% हिस्सा हमने कैलकुलेट किया था ना, 10% हिस्सा हमने देखा था, तो 10% आप देखोगे यहाँ पे 6 रुपए खत्म हो गए, 10 रुपीज मतलब यहाँ पे लगभग 1 रुपए आ गया, या 6 रुपए का 10% करोगे 60 पैसे आएंगे, दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जीरो ही है। अब एक का अगर आप परसेंटेज आगे कैलकुलेट भी करते हो तो 20 पैसे आएंगे, तो ये पैसे इग्नोर आप कर सकते हो। तो ऐसे में अब आप टोटल ओवरहेड निकाल लोगे, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। जैसे टोटल ओवरहेड आर की मैं बात करूँ तो 234 इसके स्टार्टिंग में थे, फिर इसके पास 60 रुपीज और आ गए, फिर इसके पास 6 रुपीज और आ गए, तो टोटल कितने ओवरहेड हो गए 234 प्लस 60 प्लस 6, 300 हो गए। एन की अगर हम बात करते हैं तो 300 इसके शुरू में थे, 29 ओवरहेड और आ गए, उसके बाद 1 रुपए का ओवरहेड और आ गया, तो टोटल कितने हो गए 330। तो अब यहाँ पे हमें पास टोटल ओवरहेड निकल चुके हैं आर के भी और एन के भी, जैसे हमने इक्वेशन के अंदर कैलकुलेट किए थे ना कि टोटल ओवरहेड कितने हैं, तो आप इक्वेशन के थ्रू भी कैलकुलेट। देखिए यहाँ पे जो टोटल ओवरहेड अपने 300 330 आए हैं, देखो टोटल ओवरहेड यहाँ पे 300 और 330 आए हैं, ये वही है जो हमने इक्वेशन वाले में भी कैलकुलेट किए थे। तो आप इनको इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हो और यहाँ सिंपल भी कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, जो टोटल ओवरहेड हमारे पास निकल कर आए हैं, जैसे हमने लास्ट मेथड सिमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे हमने लास्ट मेथड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किया था, वैसे ही अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी है हमारे पास, इन तीनों के अंदर आप एलोकेट कर दोगे, जो ऑलरेडी एलोकेटेड ओवरहेड है इनके 1800 1700 और 1500 है।
आर के जो टोटल ओवरहेड हमारे पास निकल के आए हैं 300, 300 का 90%, 90% क्यों? क्योंकि आर में ए का, बी का और सी का हिस्सा कितना है? 90% है। 10% स्टैंड्स फॉर एन, तो यहाँ पे 90% निकालोगे 270, इसको रेशियो 2:4:3 की रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे, जिस रेशियो में ये परसेंटेज हमें दी हुई है 20%, 40% और 30%, रेशियो निकाली हमने 2:4:3, उसके अंदर आप डिवाइड कर दोगे, ए बी सी का हिस्सा आर में निकल आएगा। एन की सेम हम बात करते हैं जैसे हमने लास्ट मेथड में किया था, टोटल ओवरहेड है 330, 330 में डिपार्टमेंट्स का कितना हिस्सा है? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है दैट इज 40% प्लस 20% प्लस 20%, दैट इज 80% शेयर है। तो 330 का 80% करेंगे 264 हो गया, जिसको आप इसी रेशियो के अंदर 4:2:2 की रेशियो के अंदर आप एलोकेट कर दोगे, तो ये आपके पास निकल आएंगे, है ना। इनको टोटल कर लो, आपके पास टोटल ओवरहेड निकल आएंगे। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओवरहेड को आप पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, फिर आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप सिर्फ प्रोडक्शन और सर्विस दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर आप एलोकेट करते हो। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करते हो, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट मार्केट में सेल नहीं करते, तो सर्विस डिपार्टमेंट की अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करने का बेनिफिट नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो आपका मार्केट में सेल हो रहा है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, तो आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के हम अलग अलग मेथड्स पढ़ चुके हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।